ओल्ड वर्मा, हमें क्या करना चाहिए? हम कहाँ जाएं? जब 3 आकृतियां दिखाई दीं तो पीछा कर रहे 10 लोग तुरंत रुक गए। वे घाटे में थे। जब उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया तो उन्होंने पाया कि 4 आंकड़े सभी वास्तविक थे। वे ये नहीं बता सकते थे कि कौन से थे। ओल्ड वर्मा की अभिव्यक्ति उदास हो गई। कुछ देर तक खुद से बड़बड़ाने के बाद उसने जल्दी से निर्णय लिया, इस बव्वा की आस्तीन में कई तरकीबें हैं। आइए उसके बारे में परेशान न हो। हम अलग हो जाएंगे और उसका पीछा करेंगे। हम उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकते। हम इस बटुए को भागने नहीं दे सकते। 10 लोग तुरंत 4 समूहों में विभाजित हो गए। प्रत्येक एक अलग दिशा में जा रहा था। ओल्ड वर्मा और एक बूढ़ा आदमी जल्दी से अर्जुन देव के असली शरीर के पीछे चले गए। ओल्ड वर्मा को 60% विश्वास था कि ये वास्तविक शरीर था। हालांकि उसने बहुत निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अगर वो बहुत ज्यादा सोचता तो अर्जुन देव आगे दौड़ते। इसलिए वो केवल अलग हो सकता था और अर्जुन देव का पीछा कर सकता था। केवल 2 लोगों के बचे होने के कारण घने लोगों से भरे हमलों में तुरंत आधे की कमी आ गई। अर्जुन देव को और भी ज्यादा आराम महसूस हुआ। उसके हाथ के फ्लिप के साथ एक और लकड़ी की मूर्ति दिखाई थी। ये यिंग यू की मूर्ति थी। इन 4 मूर्तियों का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता था। अर्जुन देव अब केवल उनका उपयोग कर सकते थे। अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ यिंग यू ने तुरंत अपना भाला लहराया और अपने पीछे के 2 लोगों को एक समृद्ध आभा से अवरुद्ध कर दिया। ओल्ड किन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये महान किन राज्य की पहली राजकुमारी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये एक क्लोन है। उसे ब्लॉक करो, मैं पीछा करना जारी रखूंगा। बगल में एक बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ओल्ड वर्मा, सावधान रहो, ये बव्वा तरकीबों से भरा है। आपने खुद को थका दिया है, ध्यान से। ओल्ड वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, वो सिर्फ एक अवरग्रेड मार्शल किंग है। उसके पास चाहे कितनी भी चालें क्यों न हों, मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूं। अंत में उसका पीछा करने वाले समूह में से केवल एक ही व्यक्ति बचा था। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। आकाश से प्रकाश की एक किरण अर्जुन देव की दृष्टि में प्रकट हुई। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए। वो अंततः दानव युद्ध क्षेत्र के बाहर निकल गया था। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? विशाल रेत की ताड़! ओल्ड वर्मा चिल्लाया और अपनी हथेली जमीन की ओर पटक दी। एक विशाल अमूर्त हथेली कहीं से भी प्रकट हुई और तुरंत जमीन पर अंकित हो गई। हुची, हुची! कठोर जमीन लगातार कांप रही थी। ये समुद्र की सतह पर लहरों की तरह थी, उठती और गिरती थी। एक पल में पूरी जमीन रेत के समुद्र में बदल गई। बूम! रेत से बनी एक विशाल हथेली जल्दी से बन गई। ये 200 मीटर से अधिक लंबी थी। जब इसने अपनी उंगलियां फैलाईं तो आकाश और सूर्य को ढक लिया। एक पल में इसने अर्जुन देव को पूरी तरह से घेर लिया। एक बड़ी छाया दिखाई दी और अर्जुन देव की दृष्टि तुरंत अंधकारमय हो गई। उसे खतरे का एहसास हो रहा था। जब उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने आसपास की जांच की तो वो चौंक गया। इस विशालकाय सैंड पाम का समय बहुत सटीक था। इसमें अर्जुन देव की गति को ध्यान में रखा गया। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने उसे घेर लिया। जब तक 5 उंगलियां बंद हो जाती, तब तक अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही वो मर न जाए। भयानक दबाव में। मुझे जल्दी से चार्ज करना होगा, अर्जुन देव ने सोचा भी नहीं था। उसने तुरंत ब्लड फ्लेम शूज में कुछ एसेंस डाल दिया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से उसके सामने एकमात्र उज्ज्वल स्थान की ओर उड़ गया। बैंग! रेत से बनी हथेली बंद हो गई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। पृथ्वी की चरम अवस्था की शक्ति आगे बढ़ी। अर्जुन देव, जो अभी अभी भागे थे, बिना तैयारी के इस बल की चपेट में आ गए। अर्जुन देव ने एक मुंह से खून की उल्टी की और जमीन पर गिरने से पहले हवा में कई बार लुढ़क गए। जब बूढ़े वर्मा ने अर्जुन देव को खून की उल्टी करते हुए देखा और आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से से कहा, लानत है, आपने उसे इस तरह भागने दिया? रेत का पिंजरा! बूढ़े वर्मा चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। उसने अपना दाहिना हाथ जमीन पर कसकर दबा लिया। पूरी जमीन तुरंत लहरों की तरह लहरने लगी, लगातार आगे बढ़ने लगी। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन ढीली हो गई है और वो तुरंत उसमें डूब गए। आसपास के वातावरण में रेत के अनगिनत दाने लगातार आगे बढ़ते रहे, तेजी से एक विशाल पिंजरे का निर्माण करते हुए अर्जुन देव को अंदर फंसा दिया, क्योंकि ये लगातार सिकुड़ता रहा। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। रेत से भरी जमीन से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव ने अपनी सबसे मजबूत हत्या की चाल में से एक को अंजाम देने में संकोच नहीं किया।
इस समय वो संकोच करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास केवल एक मौका था। अगर वो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका तो उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत वुकुई ब्रेक्स द हेवंस को मार डाला। प्रकाश का एक स्तंभ बर्फ सफ़ेद कृपाण पर तेजी से लंबा हो गया। जल्द ही ये 1 किलोमीटर लंबा था। इसने 2 मजबूत राज्यों को मिलाया और उसके ऊपर रेत की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकले, अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। बव्वाह, तुम इस बार बच नहीं पाओगे, है ना? जैसे ही अर्जुन देव बाहर आए, उन्होंने वृद्ध वर्मा को एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ उन पर उड़ते हुए देखा। वो 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। बूढ़े वर्मा ने अपनी उंगलियां फैलाईं और अर्जुन देव को पकड़ लिया। ची ची। बूढ़े वर्मा की तेज उंगलियों में एक मजबूत बल था। वो जहां भी गुजरे, हवा में 5 धुंधले निशान दिखाई दिए। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि ये बल कितना मजबूत था। बूढ़े की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसने 100 मीटर की दूरी बंद कर दी। उसने अपनी उंगलियों को नीचे की ओर खींचा। ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन देव के कंधे को छेदने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव ने मुड़कर अपने दाहिने हाथ पर 2 उंगलियां दूसरे पक्ष के कंधे पर दबा दीं। अर्जुन देव के कंधे से एक बड़ी शक्ति आई, जिससे उन्हें कुछ दर्द हुआ। बूढ़े वर्मा ने अपना सार प्रसारित किया और बल को नष्ट कर दिया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी ताकत से अगर मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें मुझे मारने दूं तो भी तुम मेरी रक्षा को नहीं तोड़ पाओगे। इसके अलावा तुम मेरी चीजें छीनना चाहते हो। मरो। बैंग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और उसका दाहिना पंजा पुराने वर्मा पर उतरने वाला था, अचानक उसके कंधे पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। बूढ़े वर्मा का शव जमीन पर गिर गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और 3 इंच लंबी ताड़ की तलवार उनके पास वापस उड़कर आ गई। अर्जुन देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये तलवार कितनी मजबूत थी या इससे पुराने वर्मा को कितना नुकसान हुआ। उसकी आकृति चमक उठी जैसे ही वो प्रकाश के स्तंभ की ओर उड़ी। बूढ़े वर्मा ने अपने कंधे में खून से सना हुआ छेद पकड़ा। उनके पीले चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन देव की हथेली में वास्तव में एक पीक का गुप्त खजाना होगा। अपनी हथेली के एक झटके के साथ बूढ़े वर्मा ने एक गोली निकाली। उसके चेहरे पर एक दर्द की अभिव्यक्ति दिखाई दी जब वो गोली निगलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। औषधीय गोली अर्जुन देव के मुंह में पिघल गई और उनके दाहिने कंधे में खून का छेद एक दृश्य दर से ठीक हो गया। जल्द ही वो सामान्य हो गया। ये टियर 8 उपचार रामबाण था। इसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण क्षण में मृतकों को पुनर्जीवित करने का था। बूढ़े वर्मा इसका इस्तेमाल केवल अपने घावों को भरने के लिए कर रहे थे। उसके पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये स्पष्ट रूप से ओवरकिल था। राक्षस कोर को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने एक और उपचार रामबाण खो दिया। बूढ़े वर्मा की आंखों में नफरत और भी तीव्र हो गई। अर्जुन देव को प्रकाश के स्तंभ से गुजरते देख वो हड़बड़ी में उसका पीछा करने लगा। प्रकाश के स्तंभ से गुजरने के बाद बूढ़े वर्मा की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। फिर वो डायमंड वॉर क्षेत्र से निकलकर बोल्डर आइलैंड लौट आया। उसने जल्दी से अर्जुन देव को चारों ओर देखा। अजीब बात है, ये बच्चा कहाँ भाग गया? मुझे ये कहीं क्यों नहीं दिख सकता? इसके लिए मार्क 3.5 पर इतना तेज होना असंभव है। बूढ़े वर्मा ने खाली परिवेश को चारों ओर देखा। उनकी आंखें संदेह से भर गईं। जैसे ही बूढ़े वर्मा को संदेह हो रहा था, उसके ऊपर नरसंहार की एक मजबूत आभा दिखाई दी। नरसंहार की स्थिति के साथ साथ एक अत्याचारी ड्रैगन माइट भी था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, बूढ़े वर्मा के हाव भाव बहुत बदल गए। उन्होंने अर्जुन देव को आकाश से उतरते देखा। उसके दाहिने हाथ के चारों ओर एक नीला ड्रैगन छवि कुंडलित थी। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बूढ़े वर्मा पर मुक्का मारा। बूम! ड्रैगन की दहाड़ हुई और आकाश में लहरें दिखाई दीं। बूढ़े वर्मा को तुरंत लगा कि एक सर्वोच्च ड्रैगन आकाश से उतर सकता है, जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। बूढ़े वर्मा 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। वो भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जल्दी से एक छोटी उत्कृष्ट ढाल निकाली और उस पर फूंक मारी। ढाल तेजी से फैल गई, जिससे हल्की नीली चमक निकलती थी क्योंकि ये उसके सामने अवरुद्ध हो गई थी। नीली रोशनी स्पष्ट और पारदर्शी थी और इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो जबरदस्त थी। ये ढाल वास्तव में एक अवर ग्रेड मीडियल ग्रेड रक्षात्मक गुप्त खजाना था। हालांकि ढाल की सतह थोड़ी धुंधली थी, ये स्पष्ट था कि पुराने वर्मा ने बहुत अधिक सार समाप्त कर लिया था और इस गुप्त खजाने की पूरी क्षमता को बाहर लाने में असमर्थ थे। धड़ाम! ड्रैगन का सिर ढाल से टकरा गया और नीली लहरें तुरंत बिखर गईं। बूढ़े वर्मा के मुंह से खून निकल आया। उसने ढाल पकड़ ली और तुरंत 1 किलोमीटर पीछे हट गया। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप! अर्जुन देव चिल्लाए और एज़्योर ड्रैगन की छवि ने तुरंत अपनी अंतिम ऊर्जा को अपनी पूंछ पर एकत्रित कर लिया। ये एक चाप में चला गया और ढाल को बाईपास करते हुए पुराने वर्मा के शरीर से टकराया। पू सी!
बूढ़े वर्मा ने खून की बड़ी कौर की उल्टी की और उनके शरीर को उड़ने के लिए भेज दिया गया। जब अर्जुन देव ने बूढ़े वर्मा को मुरझाए हुए पत्ते की तरह हवा में बहते हुए देखा तो उनके मन में कई विचार कौंध गए। अंत में उसने आगे बढ़ने और बूढ़े वर्मा को मारने की इच्छा का विरोध किया। बूढ़े वर्मा के साथी अभी तक नहीं पहुंचे थे। अगर अर्जुन देव आगे बढ़ते हैं और देरी करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वो जल्दी से वहां से चले गए। उसे लगा कि ये अफसोस की बात है। इस बार उसने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो बूढ़े वर्मा को नहीं मार सका। भविष्य में शायद बूढ़े वर्मा के लिए अपने सार को समाप्त करने या अपनी मानसिक ऊर्जा को समाप्त करने का कोई अवसर नहीं होगा। अर्जुन देव के जाने के कुछ ही समय बाद प्रकाश का स्तंभ कुछ और बार चमका। अर्जुन देव के क्लोन का पीछा करते हुए आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क आखिरकार आ गए। जब उन्होंने देखा कि बूढ़े वर्मा अपनी ढाल को एक तरफ फेंके हुए जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जल्दी से पीछा किया। बूढ़े वर्मा, क्या तुम ठीक हो? बूढ़े वर्मा कमजोर होकर खड़े हो गए और उस दिशा में देखने लगे जिस दिशा में अर्जुन देव ने लिया था। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे आग उगलना चाहती हैं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं मरूंगा। वो बच्चा इतनी जल्दी दक्षिणी द्वीपों को नहीं छोड़ सकता है। जल्दी से मुझे पवित्र अग्नि मनौर में वापस लेके चलो। अगर मुझे वो बच्चा नहीं मिला तो मैं अपने दिल की नफरत को शांत नहीं कर पाऊंगा। समूह ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया और गंभीर रूप से घायल बूढ़े वर्मा को देखा। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अर्जुन देव, जो एक अवर ग्रेड मार्शल किंग है, बूढ़े वर्मा को घायल कैसे कर सकता है। भले ही बूढ़े वर्मा ने अपने सार का बहुत कुछ समाप्त कर लिया था, फिर भी उनकी नींव थी। उसके लिए एक अवर ग्रेड मार्शल किंग को मौत के घाट उतारना आसान होगा। बोल्डर द्वीप के उत्तर पूर्व में झील पर एक छोटी चांदी की नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन देव नाव की पकड़ में पालथी मारकर बैठ गया और उसने प्रत्येक हाथ में एक औसत दर्जे का स्पिरिट स्टोन रखा, जैसे उसने धीरे धीरे अपना सार पुनः प्राप्त किया। अर्जुन देव ने लंबे समय तक ब्लड फ्लेम शूज का इस्तेमाल किया, एक मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर। इसके अलावा उसने एक ही समय में लाइफ बेस्टोवल स्पेल और रोमिंग ड्रैगन के 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, जिससे उसके सार पर नाली में काफी वृद्धि हुई। केवल 4 घंटे में अर्जुन देव ने अपने अधिकांश सार को समाप्त कर लिया था। सौभाग्य से वो एसेंस से बाहर निकलने से पहले पुराने वर्मा और अन्यों तक पहुंच गया। यह अर्जुन देव की योजना से बहुत अलग नहीं था। पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन 6ठी परत तक पहुंचने के बाद अर्जुन देव की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने की गति 3 गुना हो गई थी। मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, जो उसे आधे दिन तक खेती करने की अनुमति दे सकते थे, आधे घंटे में इस्तेमाल हो गए थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि पर्पल क्यूब हवर केवल एसेंस लिक्विड से भरा था। वो थोड़ा भौहें से कुड़ गया। 2 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए केवल 1 घंटे तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे और इसके अलावा ये केवल आधा प्रभावी था। हेवन रैंक्ड खेती की तकनीक की थकान अर्जुन देव की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इसकी गणना करते हुए उसने एक दिन में कम से कम 10 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को समाप्त कर दिया था। यदि भविष्य में पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन आगे बढ़ता है तो थकान तेजी से बढ़ जाएगी। अभी अर्जुन देव के पास 50,000 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि भविष्य में ये कहना कठिन होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी चरम प्रतिभाएं उनका समर्थन करने के लिए एक मजबूत शक्ति खोजना चाहते थे। प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा केवल उनकी अपनी प्रतिभा की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हर प्रकार के प्राकृतिक खजाने और सुपीरियर ग्रेड रिसोर्सेज भी थे। ये सभी प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण पहलू थे। सिद्धांत बहुत सरल था। समान प्रतिभा और योग्यता के साथ एक व्यक्ति असीमित मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संसाधनों का केवल आधा ही उपयोग कर सकता है। समय के साथ ये अंतर असाधारण रूप से बड़ा होगा। ये एक दुर्गम खाई भी बना सकता है। इसके अलावा ये केवल मार्शल सम्राट के नीचे की खेती के लिए था। यदि कोई मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने के बाद इतनी तेज साधना गति बनाए रखना चाहता है तो उसे हर दिन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करना होगा। अगर ऐसा होता तो थकावट और भी भयानक होती। महान किन राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए यहां तक कि शाही दरबार के लिए भी इतने बड़े खर्च को बनाए रखना मुश्किल होगा। उस स्थिति में कौन एक शिखर प्रतिभा को बढ़ाने का जोखिम उठा सकता था जो मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ गया था? शायद केवल महान जिन राष्ट्र के पास इतना मजबूत संप्रदाय था जो इस तरह की प्रतिभा को बढ़ाने का जोखिम उठा सकता था। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और यूनिवर्स रिंग से हाउटियन मेडल निकाला। उसने अपने दाहिने हाथ से हाउटियन पदक को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक विचारशील नजर आ गई। सुप्रीम स्काई संप्रदाय महान जिन राष्ट्र के 10 शिखर संप्रदायों में से एक था।
अर्जुन देव को नहीं पता था कि क्या वे मार्शल मोनार्क के लिए अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक बार जब वो किसी और के संसाधनों को स्वीकार कर लेता है तो वो दूसरे पक्ष के युद्ध रथ से बंधा होता है। इस दुनिया में मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं थी। कोई बात नहीं, इस बारे में सोचकर मुझे सिरदर्द हो रहा है। अब मेरे पास जो संसाधन हैं वे मेरे लिए पर्याप्त हैं। मैं इस बारे में बाद में चिंता करूंगा। आइए पहले मेरी फसल पर एक नज़र डालते हैं। अर्जुन देव ने हाउटियन पनक को हटा दिया और 3 हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क की लाशों को बाहर निकाला। इन तीनों लाशों पर घाव बहुत ही भयानक थे। घावों पर एक काली आभा बनी हुई थी। आसपास का मांस एक भयानक दृश्य में खराब हो गया था और एक अजीब सी गंध बाहर निकल रही थी। अर्जुन देव ने धीरे से घावों को छुआ और काली आभा की एक बूंद उनकी उंगलियों के संपर्क में आ गई। जिद जिद काली आभा लगातार उनकी उंगलियों की त्वचा और मांस को खराब कर रही थी, उनके मांस में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। इससे अर्जुन देव को कुछ दर्द हुआ। उसका मूड उत्तेजित हो गया था। उसकी उंगलियों पर बैंगनी लौ का एक किनारा दिखाई दिया और काली आभा को कुछ नहीं में जला दिया। अर्जुन देव के मन में भ्रामक दयनीय चीखें गूंज उठीं। काली आभा जीवित लग रही थी। कितनी भयानक भयानक आभा है। अगर ऐसा हमला मेरे शरीर में घुस गया और मैं समय पर इससे छुटकारा नहीं पा पाता तो ये घातक होता। जब बेलफुल आभा ने मेरे मेरिडियन पर आक्रमण किया तो छोटा सा घाव भी घातक होगा। ये नरसंहार की एक सामान्य स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये राक्षसों के लिए अनूठी नकारात्मक अवस्थाओं से प्रभावित था, जैसे निराशा, दर्द, क्रोध आदि। अन्यथा इसका ऐसा प्रभाव नहीं होता। भविष्य में अगर मुझे इसी तरह के घावों का सामना करना पड़ेगा तो मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। इन तीनों लोगों की मौत ऐसे ही हुई होगी। अर्जुन देव ने लाशों से स्थानिक छल्ले निकाले और लाशों को झील में फेंक दिया। फिर उन्होंने स्थानिक छल्लों में खजाने की जांच करना शुरू किया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पहली स्थानिक अंगूठी खोली। तुरंत उसने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का एक बड़ा ढेर देखा। एक मोटे काउंट के साथ कम से कम 20,000 औसत दर्जे के मीडियल ग्रेड स्टोन्स थे। जहां तक इंफीरियर ग्रेड स्टोन्स की बात है, वहां 1 लाख की भयानक संख्या थी। क्या आदमी है! अर्जुन देव ने इतने सारे शिखर मार्शल किंग्स को मार डाला था और केवल 50,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए थे। अप्रत्याशित रूप से इस हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क ने 20,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जमा किए थे। हालांकि जब अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा तो इनमें से अधिकांश बूढ़े 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। वे शायद कई दशकों तक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। उनके लिए ऐसा संचय होना कोई अजीब बात नहीं थी। अर्जुन देव ने देखना जारी रखा। रिंग में कुछ उच्च रैंक के ब्लड डेमन कोर थे। ये वे डेमन कोर होने चाहिए जिन्हें उन्होंने डेमन वॉर क्षेत्र में मार डाला था। इनके अलावा कुछ इंफीरियर ग्रेड गुप्त ट्रेजर भी थे। हालांकि वे सिर्फ सामान्य गुप्त ट्रेजर थे। उन्होंने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित नहीं किया। जैसे ही अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेने वाले थे, उन्होंने कोने में एक साधारण ब्लैक बॉक्स देखा। बॉक्स एक हथेली के आकार के बराबर था। अगर अर्जुन देव की तेज निगाहें नहीं होती तो उनका ध्यान इस पर नहीं जाता। इस बॉक्स को एक अनुल्लेखनीय कोने में रखा गया था। ये क्या हो सकता था? अर्जुन देव ने बॉक्स को बाहर निकालने से पहले कुछ देर सोचा। बॉक्स में ताला नहीं लगा हुआ था। अर्जुन देव ने इसे आसानी से खोल लिया। छोटे स्थान में 10 उत्कृष्ट सफेद मोती पड़े थे। मोती क्रिस्टल की तरह चिकने थे। हालांकि उन्होंने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं छोड़ी। स्पिरिट स्टोन्स की तुलना में वे बहुत सादे थे। जब अर्जुन देव ने उन्हें उठाया और अपनी आध्यात्मिक भावना उनमें भेजी तो वे उनमें शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वे मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में आध्यात्मिक ऊर्जा से भी शुद्ध थे। अर्जुन देव के अनुमान के अनुसार ये छोटा सफेद मोती 100 या उससे अधिक मीडियल ग्रेड स्टोन्स के बराबर था। अर्जुन देव चौंक गया। उसे ये मोती परिचित लगा था। अचानक उसने याद किया कि सवाना राजा की दफन वस्तुओं में 2 समान मोती थे। उसने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और उनकी तुलना की। दोनों मोती एक ही आकार के थे और बहुत साधारण लग रहे थे। उन्होंने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं छोड़ी। जब अर्जुन देव ने उनमें अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी तो उन्होंने उनमें निहित तबाहकुन ऊर्जा को महसूस किया। अंतर ये था कि सवाना राजा के 2 मोती नीले थे। उनका रंग स्पष्ट रूप से गहरा था। इसके अलावा उनमें जो ऊर्जा थी वो सफेद मोतियों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अर्जुन देव ने महसूस किया कि वो सफेद मोतियों में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आश्वस्त थे। हालांकि उन्होंने नीले मोतियों के लिए ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। अपनी मौजूदा खेती के साथ अगर वो इसे अवशोषित कर लेता तो वो फट जाता और मौके पर ही मर जाता। अर्जुन देव बुदबुदाया, ये दोनों मोती एक ही वस्तु होनी चाहिए। हालांकि वे अलग अलग ग्रेड के हैं।
हालांकि मैंने पहले कभी ऐसी वस्तु के बारे में नहीं सुना है। मुझे भविष्य में इस पर गौर करना होगा। स्पिरिट स्टोन्स के अलावा अन्य चीजें भी हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा को स्टोर कर सकती हैं। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स और मिस्टीरियस मोती को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा। फिर उसने अन्य वस्तुओं को यूनिवर्स रिंग के कोने में फेंक दिया, जिसमें स्थानिक छल्ले भी शामिल थीं। शेष 2 यूनिवर्स रिंग्स में अर्जुन देव को और 40,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। हालांकि उन्हें और कोई मिस्टीरियस मोती नहीं मिला। हालांकि उन्हें तीसरी यूनिवर्स रिंग में 100 सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स मिले। ये एक सुखद आश्चर्य था। इसके साथ अर्जुन देव के मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कुल संख्या 1,10,000 तक पहुंच गई। जहां तक इंफीरियर ग्रेट स्टोन्स की बात है, उसके पास 10 लाख से अधिक थे। इस यात्रा में अर्जुन देव की अच्छी फसल हुई। चीन की आत्मा चीन, स्पिरिट स्पिरिट, स्पिरिट डेमन की स्पिरिट, डेमन की स्पिरिट। दानव युद्ध के मैदान की इस यात्रा पर अर्जुन देव ने एक महान फसल प्राप्त की थी। केवल एक चीज जो उसने खोई थी वो थी वुटोंग आध्यात्मिक वृक्ष का आधा हिस्सा और उसकी बाह में ड्रैगन क्यूई। इससे पहले कि वो इसे फिर से उपयोग कर सके, उसे जमा करने के लिए कुछ समय चाहिए। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग में सभी चीजों को सुलझा लिया। उन्होंने पाया कि कुछ छोटी वस्तुएं और विविध वस्तुएं पहले से ही एक निश्चित स्तर तक जमा हो चुकी थीं। ये वस्तुएं उन काश्तकारों से प्राप्त की गई थीं जिन्हें उसने मार डाला था। यदि वे व्यक्तिगत रूप से होते तो उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती। हालांकि जब जमा हो जाता है तो वे एक महान फसल होगी। यदि उनमें से बहुत सारे होते तो उन्हें यूनिवर्स रिंग में स्टोर करना परेशानी भरा होता। अर्जुन देव ने प्राचीन उजाड़ भूमि का एक नक्शा निकाला और अपने आप से बुदबुदाया, मुझे इन सभी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एक जगह ढूंढनी है। साथ ही मैं प्राचीन उजाड़ भूमि में विभिन्न गुटों के बारे में पूछ सकता हूं और पवित्र अग्नि मनोर कितना मजबूत है। प्राचीन उजाड़ भूमि बहुत बड़ी थी। ये अर्जुन देव की उम्मीदों से कहीं अधिक था। परिधि पर कुछ शहरों की गिनती न करते हुए केवल स्वर्गीय विनाश झील पहले से ही महान किन राष्ट्र से बड़ी थी। स्वर्गीय विनाश झील को झील कहने के बजाय इसे महासागर, अंतर्देशीय समुद्र कहना अधिक सटीक होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बहुत विशाल था। अर्जुन देव ने बोल्डर शहर में जो नक्शा खरीदा था उसके अनुसार पूरी स्वर्गीय विनाश झील को दक्षिणी द्वीपों, पश्चिमी द्वीपों, उत्तरी द्वीपों और पूर्वी द्वीपों में विभाजित किया गया था। स्वर्गीय विनाश झील के केंद्र में उजाड़ शहर के साथ केंद्रीय द्वीप भी थे। इनके अलावा स्वर्गीय विनाश झील पर कई अज्ञात क्षेत्र थे। काश्तकारों के लिए ये एक निषिद्ध भूमि थी। ये कल्पना करना कठिन था कि देवलोक राजवंश के दौरान पूरे महाद्वीप का मूल ऐसा हो गया था। बोल्डर द्वीप दक्षिणी द्वीप समूह में एक साधारण द्वीप था। यदि दानव युद्ध क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता तो बहुत कम लोग वहां उतरते। दक्षिणी द्वीपों में हजारों द्वीप थे। कुछ द्वीप उजाड़ और निर्जन थे, जो क्रूर राक्षसी जानवरों और राक्षसी पौधों से भरे हुए थे। काश्तकारों ने उन्हें अनुभवात्मक प्रशिक्षण आधार के रूप में इस्तेमाल किया। फूलों और पौधों से भरे कुछ द्वीप भी थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। पूरा द्वीप आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और असीम जड़ी बूटियों के बगीचों से भरा हुआ था। हालांकि अधिकांश द्वीप मानव शहरों से अलग नहीं थे। वहां हजारों आम लोग रहते थे। शहर, स्वामी और संप्रदाय थे। अर्जुन देव जिस द्वीप पर जाना चाहते थे उसका नाम रेड क्लाउड आइलैंड था। यह उसके सबसे नजदीकी द्वीप था जिस पर मनुष्य रहते थे। इसे दक्षिणी द्वीपों में एक मध्यम आकार का द्वीप माना जाता था। भले ही ये बहुत करीब था, ये केवल मानचित्र पर दिखाई गई दूरी थी। ये मानचित्र पर केवल 1 उंगली की दूरी थी। हालांकि वास्तव में ये 2000 किलोमीटर था। हालांकि झील के बारे में एक अच्छी बात थी। कोई भी एक सीधी रेखा में यात्रा कर सकता था, उन 2 शहरों के विपरीत जो स्पष्ट रूप से बहुत करीब थे। कभी कभी पहाड़ों, झीलों या घास के मैदानों जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण किसी को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि अगर वो इसे आसानी से लेते हैं तो वो 3 दिनों में पहुंच पाएंगे। अर्जुन देव पहले ही बोल्डर द्वीप की सीमाओं को छोड़ चुके थे। इस विशाल झील पर अर्जुन देव की अकेली नाव समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह थी। ये किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि पवित्र अग्नि जागीर के लोग उन्हें ढूंढ पाएंगे, इसलिए उनका इरादा आराम से यात्रा करने का था। साथ ही वे इन 7 दिनों का उपयोग अपने भौतिक शरीर को संयमित करने के लिए करेंगे। फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती के लिए एक सीमा थी। किसी के वाइटल क्यूई का अभ्यास करने से पहले उसे 150 टन बल तक पहुंचना था।
जब अर्जुन देव ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी टेम्परिंग आर्ट का अभ्यास अपने चरम पर किया तो वो केवल 150 टन बल ही लगा सके। अंत में उसकी अभी भी कमी थी। यदि अर्जुन देव और सुधार करना चाहते थे तो वो केवल बाहरी मदद पर भरोसा कर सकते थे। तथाकथित बाहरी मदद शरीर को तपाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों को संदर्भित करती है जो अर्जुन देव ने क्यानरीन द्वीप पर प्राप्त की थी। अर्जुन देव ने एक बार स्वर्गीय सेबर पंडिलिन मंडप की भूमिगत दुनिया में बड़ी संख्या में शरीर को तपाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन किया था। इसलिए नियमित रूप से शरीर को तपाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियां उन पर बहुत प्रभावी नहीं थीं। क्यानरेन द्वीप पर अर्जुन देव ने जो शरीर तड़का लगाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों को पाया वे सभी कम से कम 500 साल पुराने थे। दुर्भाग्य से उनमें से केवल 6 थे। अर्जुन देव ने नाव के धनुष पर वाइटल क्यूई को बढ़ाने वाली 6 स्पिरिट जड़ी बूटियों को रखा। वो बुदबुदाया, केवल 6 हैं, हालांकि उनमें से 3 कम से कम 1000 साल पुराने हैं। अगर मैं उन सभी का उपभोग करता हूं तो मुझे 25 टन बल से अपनी ताकत बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 150 टन बल पर्याप्त होगा। उस समय जब अर्जुन देव ने अवश्य श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट आर्ट की खेती की तो उनके भौतिक शरीर में विस्फोट हो जाएगा। चांदी की नाव शांत झील पर एक अत्वरित गति से आगे बढ़ी। जिस दिशा में अर्जुन देव ने निर्धारित किया था शांति से सरकती गई। अर्जुन देव द्वारा एक स्पिरिट जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद वो पालथी मारकर बैठ गए और औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने औषधीय ऊर्जा की हर बूंद को अपनी हड्डियों में अवशोषित कर लिया। एक झटके में 4 दिन बीत गए। हर बार जब अर्जुन देव एक आत्मा जड़ी बूटी को परिष्कृत करते थे तो वो अपनी हड्डियों, मेरिडियन और यहां तक कि अपने मांस को भी कठोर होते हुए महसूस कर सकता था। उनकी महत्वपूर्ण क्यूई में भी काफी वृद्धि हुई। इस विशेष दिन पर अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यूई को प्रसारित किया। फिर उसने शांत झील पर मुक्का मारा। भूम! अर्जुन देव की वाइटल क्यूई द्वारा बनाई गई मुट्ठी की हवा ने झील पर 20 मीटर चौड़ा भंवर बना दिया। थोड़ी देर बाद भंवर से पानी का एक खंबा आसमान में उड़ गया। पानी के खंबे से हर तरह की मछलियां और झींगा लगातार गिरते रहे। वे सभी गिरने से पहले कुछ मिनटों के लिए गिरे। ये कल्पना करना आसान था कि इस पंच का बल कम से कम 300 मीटर गहरा होना चाहिए, इससे पहले कि ये इतनी सारी मछलियों और झींगा को गिरा सके। अर्जुन देव ने अपना मुक्का वापस ले लिया और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उन्होंने आखिरकार 5 दिनों में 150 टन बल हासिल कर लिया था। अभी भी 1000 साल पुरानी स्पिरिट हब थी जिसे उसने अभी तक परिष्कृत नहीं किया था। हालांकि अर्जुन देव ने इसे परिष्कृत करना जारी नहीं रखा। उनकी वर्तमान खेती में 1000 साल पुरानी स्पिरिट हब का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। चूंकि वो पहले ही फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका था, इसलिए इसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 दिन। मुझे अब तक रेड क्लाउड आइलैंड पर होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपने सामने झील को देखते हुए बुदबुदाया। दूर झील पर सफेद धुंध थी। धुंध के पीछे एक द्वीप का अस्पष्ट सिलुएट था। वो रेड क्लाउड आइलैंड होना चाहिए। ये पूरी गति से दौड़ लगाने का समय आ गया है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। एक विचार के साथ छोटी चांदी की नाव तुरंत बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई और अर्जुन देव की दाहिनी आंख में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव ने पानी को धकेला और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। अर्जुन देव एक नीले अजगर की तरह थे जो पानी की सतह पर तेजी से उड़ रहे थे। भूम भूम भूम। अर्जुन देव के उड़ने के कुछ ही देर बाद उन्होंने सामने से आती हुई तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किए। जोर से चीखें और लहरें उठ रही थीं। जाहिर है सामने एक लड़ाई चल रही थी। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के आधार पर लड़ने वाले कल्टिवेटर्स निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। अर्जुन देव कुछ देर के लिए हिचकिचाए, फिर आवाज की दिशा में उड़ने लगे। 10 सांसों के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार देखा कि कौन लड़ रहा है। 1 किलोमीटर दूर एक काले कपड़े पहने कल्टिवेटर और नीली पोशाक वाली लड़की पानी की सतह पर लड़ रहे थे। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थी। उसके हाथ में एक काली तलवार थी। तलवार को एक काली आभा ने घेर रखा था। काले वस्त्र पहने बूढ़े की आभा बहुत अजीब थी। उसकी चालें बहुत क्रूर थीं, जो सफेद वस्त्र वाली लड़की के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित करती थीं। सफेद वस्त्र वाली लड़की की खेती काले वस्त्र वाले कल्टिवेटर से ऊपर थी। हालांकि अजीब काली आभा के कारण उसे सावधान रहना पड़ रहा था। इससे स्थिति बहुत भद्दी लग रही थी। हालांकि अर्जुन देव की राय में सफेद वस्त्र वाली लड़की का पलड़ा भारी था। काले वस्त्र पहने कल्टिवेटर ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन सफेद वस्त्र वाली लड़की ने उसका रास्ता रोक दिया। स्पष्ट है कि सफेद वस्त्र वाली लड़की इसे सेफ प्ले करना चाहती थी। वो चीजों को धीरे धीरे बाहर खींचना चाहती थी। फिर वो काले वस्त्र वाले आदमी को एक घातक झटका देगी। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ हैरानी हुई। तलवार की आभा क्यानरेन द्वीप पर जख्मी आदमी के समान थी। ये स्पष्ट है कि ये राक्षसी दुनिया की राक्षसी की हुई थी। अप्रत्याशित रूप से ये काले वस्त्र पहने कल्टिवेटर एक डिमोनियक बीस्ट मार्शल स्पिरिट के साथ डार्क चर्च का अवशेष था।
महाद्वीप के नियमों के अनुसार जब किसी ने डार्क चर्च के अवशेष को देखा तो उन्हें एक साथ मिलकर उसे मारने के लिए काम करना पड़ता है। आखिरकार दूसरा पक्ष कभी महाद्वीप का पब्लिक औज था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और जमीन पर गिर गया। काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर पर एक तेज मुट्ठी की हवा चली। जब काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने अर्जुन देव को अचानक प्रकट होते देखा तो वो कुछ आश्चर्यचकित था। हालांकि जब उसे पता चला कि अर्जुन देव केवल एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे तो उसके चेहरे पर सड़क मुस्कान में बदल गई। आप खुद को ज्यादा आंकते हैं। मैं इस छोटी बव्वा को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं और इस जगह को जल्दी से छोड़ सकता हूं। ये लड़की बहुत मजबूत है, इसे खींचना कोई समाधान नहीं है। काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने अपनी तलवार से सफेद वस्त्र वाली लड़की के हमले को दूर किया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और काली क्यूई की किस्में उसे घेरे हुए थीं। उन्होंने एक भयानक मुस्कान प्रकट करते हुए अर्जुन देव की मुट्ठी से टकराए। सावधान रहें, उसकी मुट्ठी पर राक्षसी क्यूई है। आप उसके साथ आमने सामने नहीं हो सकते। जब सफेद वस्त्र वाली लड़की ने अर्जुन देव को अचानक प्रकट होते देखा तो वो चिंतित हो गई। एक व्यक्ति जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता, वो कहां से प्रकट हुआ? अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने केवल अपने सार और महत्वपूर्ण क्यूई को मिला दिया। ऐसी स्थिति में जहां एक पूर्ण शक्ति वाली हड़ताल 150 टन बल ले जा सकती है, उसके द्वारा लगाया गया सार 250 टन बल तक पहुंच सकता है। इसे अर्जुन देव की अपनी परफेक्ट स्टेट में पीक पंच माना जा सकता है। भूम का की आवाज आई और एक विशाल बल फैल गया। काले वस्त्र पहने किसान की पूरी बांह अपंग हो गई थी, उसकी हड्डियां टूट गईं। जब दोनों मुट्ठियां मिलीं तो एक तेज आवाज और एक तीव्र शॉकवेव थी। 10 मीटर ऊंची लहर आसपास की ओर बढ़ गई। सफेद कपड़े पहने लड़की की आश्चर्यचकित टकटकी के पहले अर्जुन देव की मुट्ठी की हवा के चारों ओर काली क्यूई बिना किसी निशान की उड़ गई। फू! काले वस्त्र पहने किसान ने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। उसका पीला चेहरा सदमे से भर गया था। अर्जुन देव की ताकत अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। ये कम से कम 250 टन बल था। पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स के अलावा जिन्होंने सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक की खेती की तकनीक की खेती की, किसी के लिए भी ऐसी ताकत हासिल करना मुश्किल होगा। मुझे जल्दी से दौड़ना है। उस लड़की से निपटना पहले से ही मुश्किल है, अब ये अजीब बव्वा है। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा। काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने मुड़कर विशाल झील में डुबकी लगाई, पानी के नीचे भागने की कोशिश की। आप छोड़ना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। अर्जुन देव आगे बढ़ा और चिल्लाया। फिर उसने पानी की सतह पर मुक्का मारा और उसके सामने एक विशाल भंवर दिखाई दिया। पानी का एक खंभा आसमान में उछल गया। अनगिनत मछलियों और झींगे के बीच काले वस्त्र पहने आदमी का शरीर पानी के स्तंभ द्वारा सीधे हवा में उठा लिया गया था। इस समय सफेद कपड़े पहने महिला भी अपने होश में आ गई। वो आगे बढ़ी और अपनी तलवार लहराई। सफेद कपड़े पहने महिला तितली की तरह थी जो ऊपर नीचे फड़फड़ा रही थी। तलवार की रोशनी में ये बेहद तेज था। हवा में ये ऐसा था जैसे ये वास्तविक था। अर्जुन देव ने पहले कभी इतनी सघन तलवार की रोशनी नहीं देखी थी। एक पल में अर्जुन देव ने 100 से अधिक तलवार की रोशनी भेजी, जिससे काले वस्त्र वाले किसान के शरीर पर विभिन्न आकारों के 100 से अधिक खूनी छेद हो गए। बैंग! जब पानी का खंभा गिरा तो काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर का शरीर झील की सतह पर भी उतरा। हालांकि वो पहले ही मर चुका था, वो और नहीं मारा जा सकता था। ये महिला नाजुक और सुरुचिकर लग रही थी। हालांकि जब उसने हमला किया तो वो असाधारण रूप से निर्णायक और तेज थी। काका! सफेद कपड़े पहने महिला ने काले वस्त्र पहने किसान का सिर काट दिया। फिर उसने सिर को अपनी यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया। फिर उसने दूसरे पक्ष की स्थानिक अंगूठी को हटा लिया। उसकी हरकतें बहुत सहज और अभ्यासपूर्ण थीं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? सफेद कपड़े वाली महिला ने जब ये सब खत्म कर दिया तो उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन देव की ओर देखा। फिर वो धीरे से मुस्कुराई। मूल रूप से अर्जुन देव ने सोचा था कि दूसरे पक्ष की मदद उसे नीचे खींच लेगी। अप्रत्याशित रूप से इसने उसका बहुत समय बचाया। सफेद कपड़े वाली महिला को इस अपरिचित और मजबूत युवक के बारे में कुछ उत्सुकता महसूस हुई। अर्जुन देव ने शांति से कहा, यह ठीक है, वो डार्क चर्च का अवशेष है। मेरे लिए उसे मारना स्वाभाविक है। जब सफेद कपड़े पहने महिला ने यह सुना तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने ध्यान से अर्जुन देव को आकार दिया और धीरे से मुस्कुराई। आप अभी अभी प्राचीन उजाड़ भूमि में आए हैं, है ना? अर्जुन देव को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, मैं वास्तव में अभी अभी प्राचीन उजाड़ भूमि में आया हूं। लेकिन आपको कैसे पता चला? सफेद कपड़े वाली महिला मुस्कुराई और बोली, प्राचीन उजाड़ भूमि में लंबे समय तक रहने के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे। आपका क्या मतलब है? सफेद कपड़े वाली महिला ने अपनी बातों को व्यवस्थित किया और अर्जुन देव को सब कुछ विस्तार से समझाया। ये पता चला कि प्राचीन उजाड़ भूमि में डार्क चर्च के कई अविशेष सदस्य थे। इसके अलावा उन्होंने एक मामूली पड़ा गुट बनाया था। हालांकि किसी ने उनकी परवाह नहीं की। इसके अलावा कोई अन्य कारण प्राचीन उजाड़ भूमि नहीं थी जहां विभिन्न गुट इकट्ठे हुए थे। विभिन्न राष्ट्रों के वांटेड अपराधी, डाकू और तैरान जो बिना पलक झपकाए मार देते थे। जब वे यहां आते थे तो बाहरी दुनिया के वांटेड पोस्टर अपना प्रभाव खो देते थे।
देवलोक राजवंश के विनाश के बाद से प्राचीन उजाड़ भूमि हमेशा ही एक अराजक स्थान रहा है। ये हमेशा अत्यंत अराजक रहा है। इसके अलावा किसी अजीब कारण से 5 महान राष्ट्रों या प्राचीन उजाड़ भूमि पर एकाधिकार करने की योजना बनाने वाले मजबूत संप्रदायों की कोई खबर कभी नहीं आई। किसी समय में प्राचीन उजाड़ भूमि महाद्वीप में एक पूर्णतः निरपेक्ष स्थान बन गया था। यहाँ तक कि दुष्ट तैरान और दुष्ट साधकों को भी, जिन्हें बाहरी दुनिया में हर कोई शिष्टता के नाम पर धार्मिक लोगों द्वारा नहीं मारा जाएगा। प्राचीन उजाड़ भूमि में शक्ति ही सब कुछ थी। धार्मिकता और शिष्टता दूसरों के लिए सिर्फ मजाक थी। यहाँ तक कि मानवता के सामान्य शत्रु नीदरलैंड संप्रदाय के बचे हुए लोग भी यहाँ उन पर गिरोह नहीं बनाएंगे। वे आम कल्टिवेटरों से अलग नहीं थे। उनका शिकार तभी किया जाएगा जब वे दूसरों के हितों का उल्लंघन करेंगे। ये सुनकर अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया, ये प्राचीन उजाड़ भूमि एक चमत्कारिक स्थान था। हालांकि वो नहीं जानता था कि विभिन्न महान राष्ट्रों और संप्रदायों ने प्राचीन उजाड़ भूमि पर अतिक्रमण करने की हिम्मत क्यों नहीं की। प्राचीन उजाड़ भूमि एक विशाल स्थान थे। इसे रसदार मांस के टुकड़े के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। प्राचीन उजाड़ भूमि में एक अत्यंत मजबूत गुट होना चाहिए जो गुप्त रूप से इसकी तलाश कर रहा हो, अन्यथा ये दूसरों को इसकी जासूसी करने से नहीं रोक पाएगा। सफेद कपड़े पहने महिला के बोलने के बाद उसने जारी रखा, मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दो। मैं महान जिया राष्ट्र के 1000 तलवार मंडप से शर्मिला हूं। अर्जुन देव ने 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के बारे में पहले सुना था। ये ग्रेट जिया राष्ट्र में एक शिखर संप्रदाय था। इसकी ताकत ग्रेट चू नेशन के स्वर्गीय तलवार द्वार के समान थी। ये 4 महान राष्ट्रों में कुछ हद तक प्रसिद्ध था। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं महान किन राष्ट्र से अर्जुन देव हूं। मैं इस समय किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूं। शर्मिला के सुंदर चेहरे ने एक स्तब्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। स्पष्ट रूप से वो नहीं मानती थीं कि अर्जुन देव किसी संप्रदाय की नहीं थे। अर्जुन देव के पंच में 2.5 लाख किलोग्राम बल था। यहाँ तक कि महान जिन राष्ट्र में भी, जहाँ कई प्रतिभाएं थीं, एक बड़ा संप्रदाय उन्हें महत्व देगा। हालांकि शर्मिला उत्सुक थीं, लेकिन वो बिना किसी कारण के चीज़ों की तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगी। हर किसी के पास कुछ हद तक अपने रहस्य होते हैं। ये देखते हुए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप स्वर्गीय स्प्रिंग द्वीप पर जा रहे हैं। संयोग से मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चलो साथ चलते हैं, शर्मिला ने आमंत्रित किया। अर्जुन देव दंग रह गए। उन्होंने कहा, क्या वो रेड क्लाउड आइलैंड सामने नहीं है? ये स्वर्गीय स्प्रिंग द्वीप कैसे बन गया? शर्मिला ने निश्चिंतता से कहा, स्वर्गीय स्प्रिंग द्वीप सामने है। ये 6 महान द्वीपों में से एक है जो दक्षिण में मुख्य द्वीप के बाद दूसरे स्थान पर है। आप गलत दिशा में जा रहे होंगे। अर्जुन देव ने नक्शा निकाला और उसे देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन फूट फूट कर हंस पड़ा। रेड क्लाउड आइलैंड और हेवनली स्प्रिंग आइलैंड, एक दक्षिण में था और दूसरा उत्तर में। उनके बीच की दूरी करीब 500 किलोमीटर थी। अर्जुन देव को वास्तव में नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। आप यहाँ कैसे पहुंचे? शर्मिला ने धीरे से पूछा। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने यहाँ एक नाव ली थी। चूंकि उन्होंने एक नाव ली थी, इसलिए ये एक उड़न प्रकार का सीक्रेट ट्रेजर होना चाहिए। शर्मिला उत्साहित महसूस कर रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव के पास इतना खजाना होगा। हालांकि ये इसका कारण बता सकता है। शर्मिला ने धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं। स्वर्गीय विनाश झील बिना किसी लहर के शांत दिखती है। हालांकि कई अंतर्धाराएं हैं। कभी कभी वे एक मजबूत अंतर्धारा भी बनाते हैं। यदि कोई अनुभवी नाविक नहीं होता, भले ही उसके पास नक्शा हो, तो वो निश्चित रूप से सही दिशा से भटक जाता। दक्षिणी द्वीप समूह का मुख्य द्वीप लोंगयांग द्वीप शीहे प्रांत की राजधानी के समान था। ये दक्षिणी द्वीप समूह का मुख्य द्वीप था। अंतर सिर्फ इतना था कि इसका अन्य द्वीपों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। लोंगयांग द्वीप के आसपास 6 द्वीप थे जो आकार और स्थिति के मामले में इसके बाद दूसरे स्थान पर थे। ये स्वर्गीय स्प्रिंग द्वीप उन्हीं में से एक था। कोई बात नहीं, चूंकि मैं पहले से ही हेवनली स्प्रिंग द्वीप पर हूं, तो मैं एक नज़र भी डाल सकता हूं। रेड क्लाउड आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा द्वीप है। ये जो कुछ भी कर सकता है, हेवनली स्प्रिंग द्वीप को भी करने में सक्षम होना चाहिए। उन दोनों ने अपनी मूवमेंट तकनीकों को अंजाम दिया और जल्द ही हेवनली स्प्रिंग द्वीप की ओर बढ़ गए। रास्ते में अर्जुन देव समझ गए कि क्यों शर्मिला और काले वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने लड़ाई समाप्त कर दी। प्राचीन उजाड़ भूमि में डार्क चर्च की शेष ताकतों का नाम थोड़ा बदल गया था। उन्हें अभी भी डार्क चर्च कहा जाता था।
डार्क चर्च में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि पहले के डार्क चर्च की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। कुछ समय पहले डार्क चर्च प्राचीन उजाड़ भूमि में एक और गुट ब्लड वुल्फ गैंग के साथ संघर्ष में फंस गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शिष्यों को मारने के लिए हेवनली डिस्ट्रक्शन लीग में मिशन जारी किए थे। शर्मिला इस हेवनली स्प्रिंग द्वीप पर कुछ करने आई थी। संयोग से उसने ब्लड वुल्फ गैंग से मिशन स्वीकार कर लिया। अर्जुन देव ने पूछा, वर्तमान डार्क चर्च में वो काले वस्त्र वाला साधक किस पद का है? मुझे उसे मारने के लिए कितने पुरस्कार मिलेंगे? शर्मिला की आकृति पानी की सतह पर चमक उठी। उसने धीरे से कहा, डार्क चर्च में एक चर्च मास्टर, 2 उप चर्च मास्टर, 9 एल्डर और 108 रक्षक हैं। बाकी विभिन्न शक्ति के विविध सैनिक हैं। जिसे मैंने अभी अभी मारा है वो 108 रक्षकों में से एक था। हालांकि वर्तमान रक्षकों की तुलना अतीत के रक्षकों से नहीं की जा सकती। पुराने रक्षक कम से कम आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश पहले ही मर चुके हैं। जिसे मैंने अभी अभी मारा है वो सिर्फ संख्या बनाने के लिए था। इसे देखते हुए अर्जुन देव को डार्क चर्च की वर्तमान स्थिति का एक मोटा अंदाजा हो गया। भले ही ये पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन 9 एल्डर को सभी मार्शल मोनार्क होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रक्षक भी थे जो मरे नहीं थे। ऐसी शक्ति शायद हेवनली सेबर मंडप की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अर्जुन देव ने आगे कहा, वे क्यों लड़े? क्या प्राचीन उजाड़ भूमि में इस प्रकार के बड़े पैमाने पर लड़ाइयां अक्सर होती रहती हैं? शर्मिला ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हा हा हा, आपके पास वास्तव में बहुत सारे प्रश्न हैं। जब मैं पहली बार आया था तो मैं भी आपकी तरह ही था। ये सब क्षेत्र, द्वीपों, स्पिरिट वेन्स या दुर्लभ खजानों के लिए लड़ने के बारे में है। ये बहुत सामान्य है। थोड़ी देर बाद आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। दोनों ने कुछ देर तक बातें की, फिर वे पूरी गति से दौड़े और जल्द ही ड्रैगन स्प्रिंग द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप बहुत बड़ा था, अब इसे द्वीप नहीं कहा जा सकता था। व्हाइट वाटर शहर के आकार के कम से कम 10 शहर थे। शर्मिला के सुझाव के मुताबिक अर्जुन देव द्वीप के सबसे बड़े शहर में गए। इसका नाम द्वीप के नाम पर ही रखा गया था, ड्रैगन स्प्रिंग सिटी। उस स्थिति में चलो यहां अलग हो जाते हैं। मेरी मदद करने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपके पास समय है तो क्लियर स्प्रिंग इन में मुझसे मिलने के लिए आपका स्वागत है। शहर में प्रवेश करने के बाद शर्मिला ने अर्जुन देव को अलविदा कहा। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और शहर की दुकानों की ओर बढ़ गए। रास्ते में शर्मिला ने उन्हें होली फायर मैनर की ताकत के बारे में बताया। होली फायर मैनर को दक्षिणी द्वीपों में एक मजबूत गुट माना जाता था। हालांकि डार्क चर्च और ब्लड वुल्फ गैंग की तुलना में जो पूरे प्राचीन उजाड़ भूमि को कवर करते थे वे बहुत कमजोर थे। होली फायर मैनर के मैनर लॉर्ड एक मार्शल एम्परर थे। एक अभिषेक भी था जो एक मार्शल एम्परर था। 10-12 बुजुर्ग भी थे जो आधे कदम वाले मार्शल एम्परर थे। बूढ़े वर्मा उन्हीं में से एक थे। इसे देखते हुए अर्जुन देव को अधिक सहज महसूस हुआ। दूसरे पक्ष के द्वारा उसे पकड़ने के लिए एक बुजुर्ग भेजने की संभावना अधिक नहीं थी। आखिरकार बूढ़े वर्मा सिर्फ एक बुजुर्ग थे। उनके लिए अन्य बुजुर्गों को आदेश देना मुश्किल होगा। जब तक कि हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क ने कदम नहीं उठाया, भले ही अर्जुन देव का सामना किसी शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग से हो तो वो आसानी से जाने में सक्षम होगा। शहर की सड़कों पर बहुत से लोग थे। उनमें से अधिकांश कम खेती वाले सामान्य लोग थे। हालांकि कई विशेषज्ञ भी थे। कई मार्शल किंग थे। कभी कभी 1 या 2 शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स देखे जा सकते थे। अर्जुन देव को आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने कई फील्ड रेस कल्टीवेटर देखे। ये लोग इंसानों से काफी अलग दिखते थे। उदाहरण के लिए बर्बर ऑक्स रेस के कल्टीवेटरों के माथे पर छोटे सींग थे। चांदी की आंखों और नुकीले कानों वाले हेवनली वुल्फ रेस के कल्टीवेटर और कुछ फील्ड रेस कल्टीवेटर जो पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुए थे। उनके शरीर पर फर बहुत मोटा था और कुछ की लंबी पूंछ भी थी। हालांकि जब अधिकांश लोगों ने इन फील्ड रेस काश्तकारों को देखा तो उनके हाव भाव बहुत शांत थे। उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। यहां तक कि आम लोगों को भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी बात के उपद्रव कर रहा है। बव्वा, तुम क्या देख रहे हो? देखने के लिए क्या है? मुझे तुम्हें फाड़ते हुए देखो। अचानक अर्जुन देव पर एक जोरदार गर्जना हुई। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो सभी के कानों को हिला रही थी। ये 2 मीटर से अधिक लंबा एक मोटा टाइगर रेस कल्टीवेटर था। वो नंगे सीने वाला था और उसके पूरे शरीर पर घने पीले रंग के फर थे।
देखकर कि अर्जुन देव उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे हैं, उन्हें बेहद अप्रसन्नता हुई। उसने अपने दांत निपोर लिए और चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि वे चटक उठीं। फिर उन्होंने अर्जुन देव पर आक्रामक आभा के साथ हमला किया। शोरगुल वाली सड़क पर इस गड़गड़ाहट वाली आवाज ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन लोगों को ऐसी स्थिति अजीब नहीं लग रही थी। जब उन्होंने देखा कि हंगामा हो रहा है तो वे तुरंत वहां चले गए। अर्जुन देव कुछ शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिज्ञासा इस तरह की परेशानी को आकर्षित करेगी। इस टाइगर रेस कल्टीवेटर की आभा के आधार पर वो मीडियल ग्रेड मार्शल किंग से कमजोर नहीं था। क्षमा करें, मैं अभी अभी इस प्राचीन उजाड़ भूमि में आया हूं और कुछ उत्सुक था। मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूं। यहां 200 औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन हैं। जितनी कम परेशानी उतना अच्छा। अर्जुन देव ने पवित्र अग्नि जागीर को नाराज कर दिया था। इसके अलावा इस व्यक्ति के पीछे कुछ साथी थे। अगर इस बात को उड़ा दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अर्जुन देव वास्तव में इस मामले में गलत थे। उन्होंने किसी को ऐसे देखा जैसे वे बिना किसी कारण के राक्षस हैं। किसी को भी अप्रसन्नता महसूस होगी। ये ठीक होगा अगर वो इसे कुछ स्पिरिट स्टोन्स के साथ सुलझा सके। उस टाइगर रेस कल्टीवेटर ने उस बैग को पकड़ लिया जिसे अर्जुन देव ने फेंका और स्पिरिट स्टोन्स को गिना। उन्होंने कहा, 200 बहुत कम है। 1000 औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकालो, अन्यथा तुम यहां से जिंदा जाने के बारे में भूल जाओ। इसलिए वो यहां मुझसे जबरन वसूली करने आया है। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे पड़ गए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा करें, मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स हैं, हालांकि मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। टाइगर रेस का कल्टीवेटर क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा, आप वास्तव में मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। भले ही आप अभी स्पिरिट स्टोन सौंप दें, ये बेकार है, मरो। टाइगर रेस का कल्टीवेटर चिल्लाया और जमीन पर पटक दिया। सड़क पर तुरंत छोटी छोटी दरारें दिखाई दी। अर्जुन देव पर मुक्का मारते ही उसकी आकृति डगमगा गई। बैंग बैंग बैंग। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन देव की मुट्ठी पर कोई खूंखार बाघ दिखाई दे रहा हो। इसकी आभा तुरंत बढ़ गई। मुट्ठी की हवा में विस्फोट हुआ, जिससे हवा में तीव्र ध्वनि बूम पैदा हुई। का। जैसे ही अर्जुन देव एक चाल चलने ही वाले थे, बैंगनी कपड़े पहने एक व्यक्ति सड़क के किनारे एक रेस्तरां से नीचे कूद पड़ा। बैंगनी कपड़े पहने आदमी ने अपनी हथेली खोली और दूसरे पक्ष की मुट्ठी पकड़ ली। अपनी जबरदस्त आभा से इस पंच को आसानी से बेअसर कर दिया। टाइगर रेस के कल्टीवेटर ने कितनी भी कोशिश कर ली, वो 1 इंच भी हिल नहीं पाएगा। बैंगनी कपड़े पहने आदमी ने मुड़कर टाइगर रेस कल्टीवेटर से कहा, स्पिरिट स्टोन्स उसे लौटा दो और तुम जा सकते हो। प्रशांत, जब टाइगर रेस के कल्टीवेटर ने बैंगनी कपड़े पहने आदमी की शक्ल देखी तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने स्पिरिट स्टोन्स वाला बैग बैंगनी कपड़े पहने आदमी को सौंप दिया और जाने के लिए मुड़ गया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि देखने के लिए और कोई उत्साह नहीं है, तो वे सभी तितर बितर हो गए और जो उन्हें करना था वो करने चले गए। बैंगनी कपड़े पहने व्यक्ति ने स्पिरिट स्टोन्स का बैग अर्जुन देव की ओर फेंका और धीरे से मुस्कुराया। अगली बार इतना उदार मत बनो, यहां आपके स्पिरिट स्टोन्स हैं। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स का बैग पकड़ा और सुंदर, प्रभावशाली और बैंगनी कपड़े पहने आदमी को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप भी एक फील्ड रेस कल्टीवेटर हैं, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जब बैंगनी कपड़े पहने प्रशांत ने देखा कि अर्जुन देव ने उसकी पहचान के माध्यम से देख लिया तो उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मदद कर रहा हूं। आपकी ताकत से भले ही उनके साथी एक साथ काम करें, वे आपके लिए एक मैच नहीं होंगे। इस व्यक्ति के माथे पर नीला समचतुर्भुज के निशान के अलावा फील्ड रेस कल्टीवेटर की कोई अन्य विशेषता नहीं थी। वास्तव में जब अर्जुन देव ने कहा कि दूसरा पक्ष एक राक्षस जाति का किसान आ, तो ये केवल उसकी मजबूत मानसिक ऊर्जा के कारण था। वो एक ऐसी आभा महसूस कर सकता था जो इस व्यक्ति के शरीर से मनुष्य से अलग थी, लेकिन वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। अर्जुन देव के पास इस बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि दूसरी पार्टी किस तरह की फील्ड रेस थी। अर्जुन देव को भी ये अजीब लगा। कुछ फील्ड रेस किसानों में कोई विशेष विशेषता क्यों नहीं थी? कुछ ऐसे भी थे जिनमें केवल कुछ विशेष विशेषताएं थीं। तार्किक रूप से कहा जाए तो फील्ड्स के बीच इतना अंतर नहीं होना चाहिए। फील्ड रेस किसानों में से टाइगर रेस के साधक दूसरों का लाभ उठाना पसंद करते हैं। वे अक्सर उन मनुष्यों को धमकी देते हैं जो पहली बार प्राचीन उजाड़ भूमि में आते हैं। यदि आपने शुरुआत में केवल 10 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाले होते तो वे शायद आपसे केवल 100 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मांगेंगे। इसलिए भविष्य में इतना फिजूल खर्ची मत बनो। प्रशांत मंद मंद मुस्कुराया और बिना किसी जल्दबाजी के समझाया। अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे शब्दों में मैं एक चूसिया बन गया हूं। आप ऐसा कह सकते हैं। प्रशांत ने अपने कंधे थोड़े उचकाए और मंद मंद मुस्कुराया। यह सही है, आपको भी निमंत्रण मिलना चाहिए था, है ना? यदि हां तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? हम एक ही रास्ते पर जाएंगे। अर्जुन देव कुछ उलझन में था। उसने संदेह से पूछा, क्या निमंत्रण? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पक्ष बहुत छोटा है, लेकिन उसकी आभा बहुत लंबी है।
अधिकतम उसकी मानसिक ऊर्जा भयानक रूप से मजबूत है। तार्किक रूप से कहा जाए तो उन्हें निमंत्रण मिलना चाहिए था। प्रशांत कुछ उलझन में महसूस कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन देव को एक गहरी नज़र से देखा और कहा, क्या आप मुझ पर हाथ मारने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि वो जानता था कि दूसरा पक्ष उससे लड़ना नहीं चाहता था। दूसरा पक्ष केवल उसकी परीक्षा लेना चाहता था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो खुशी खुशी मान गया। आखिरकार कोई नुकसान नहीं होगा, शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। अपराध के लिए क्षमा करें। जब प्रशांत ने अर्जुन देव को 100 मीटर पीछे हटते देखा तो उनकी आकृति चमक उठी। फिर उन्होंने बिना किसी फैंसी चाल के अर्जुन देव के चेहरे पर हाथ का प्रहार किया। इस प्रहार में कोई फैंसी चाल नहीं थी। ये बहुत तेज भी नहीं लग रहा था, पाल्म की हवा भी नहीं थी। स्पेस में ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ये बहुत आसान था। आभा के मामले में ये टाइगर रेस कल्टीवेटर का 1% भी नहीं था। इससे जो एहसास हुआ वो बहुत अजीब था। ये बच्चे का घर खेलना जैसा था। उसने कहा कि वो उसे मारना चाहता है और फिर उसने उसे मारा। ये बहुत सामान्य था। लेकिन अर्जुन देव के हाव भाव अचानक बदल गए, अत्यंत गंभीर हो गए। वे मन ही मन चौंक गए। उन्होंने अपने सार को वापस ले लिया, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपनी हथेली पर केंद्रित कर ली। ऐसा नियंत्रण वास्तव में भयानक था। ये जानना था कि हथेली पर असंख्य छिद्र थे। भले ही किसी को इसके बारे में पता था या नहीं, छिद्रों से हमेशा कुछ न कुछ आभा निकलती रहती थी। हालांकि प्रशांत ऐसा करने में कामयाब रहे। इसके अलावा जब उन्होंने हमला किया तो उनकी गति बहुत तेज थी। हालांकि हवा की आवाज भी नहीं थी। स्पष्ट रूप से वे वास्तव में प्रकृति के साथ एक होने की स्थिति में पहुंच गए थे। कुछ मार्शल मोनार्क भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा करने से पहले कम से कम 10 साल की कठिन खेती और चौंकाने वाली प्रतिभा की आवश्यकता होगी। प्रशांत की हथेली अर्जुन देव के सामने पहले ही आ चुकी थी। बर्बाद करने का समय नहीं था, सोचने का समय नहीं था। इसके अलावा वो इस प्रहार को सीधे प्राप्त करने के लिए सहमत हुए थे। इस प्रकार अर्जुन देव चकमा देने के लिए रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों जैसी चाल का उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें इसे केवल सिर पर लेना पड़ता। अर्जुन देव ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में बांध लिया। उनकी हड्डियां चटक गईं जब उन्होंने अपने शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यू ऊर्जा को एकत्रित किया। एक बाघ और एक अजगर की आकृति उनकी बांह के चारों ओर घूम रही थी। अजगर और बाघ दहाड़ने लगे। प्रशांत के विपरीत अर्जुन देव, जो अत्यंत साधारण थे, अर्जुन देव ने अपनी आभा को चरम पर पहुंचा दिया। चूंकि वो अपनी आभा को पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता था, इसलिए वो इसे अपनी पूरी ताकत से छोड़ सकता था। बैंग! मुट्ठी और हथेली टकरा गई और तेज हवा चली। प्रशांत की बेहद साधारण हथेली की चोट के तुरंत बाद वो एक ऐसी ताकत से भड़क उठी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को पलट सकती थी। तेज हवा चली और अर्जुन देव के हेयर बैंड को उड़ा दिया गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। तेज हवा के कारण किसी की आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था। विशाल शक्ति अर्जुन देव की भुजा से लेकर उनके पैरों तक चली गई, फिर ये जमीन पर फैल गई। बैंग बैंग बैंग! आसपास की सड़क पर पत्थर की टाइलें अचानक फट गईं। इसे मजबूत कीवी द्वारा खींचा गया और हवा में उठता रहा। ये उन दोनों के चारों ओर घूमता रहा और घूमता रहा। अर्जुन देव की हथेली में दर्द महसूस हुआ। वो लगभग वापस खटखटाया गया। ये कल्पना करना कठिन था, जब कोई बेहद शांत होता है तो वो इतनी मजबूत ताकत के साथ विस्फोट करेगा। इसके अलावा प्रशांत की ऊर्जा अनंत थी, अनंत रूप से बढ़ रही थी। ये एक बहती हुई नदी की तरह था जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। ये नहीं चल सकता। प्रशांत जो खेती तकनीक विकसित करते हैं वो कुछ अजीब है। उसकी हथेली के प्रहार का बल बहुत समान है। शुरू से अंत तक ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। दृढ़ता के मामले में प्रशांत निश्चित रूप से अर्जुन देव से अधिक समय तक टिके रहेंगे। अर्जुन देव को उसे एक सांस में वापस खटखटाना पड़ा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और उनके डेंटियन में बैंगनी क्यूई भंवर तेजी से घूम गया। उन्होंने अपने सार और वाइटल क्यूई को एक साथ मिला दिया। उसकी हथेली में बल तुरंत विस्फोटक रूप से बढ़ गया। भूम! ताकत में अचानक वृद्धि के कारण प्रशांत का शरीर 5 कदम पीछे उड़ने के बाद रुक गया। बैंग बैंग! आसपास का मलबा भी जमीन पर गिर गया। प्रशांत की हथेली की हड़ताल खत्म होने के बाद उन्होंने आक्रमण करना बंद कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। अर्जुन देव के पास जाने से पहले उन्हें अपनी सांस को समायोजित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ली और आराम किया। उसने अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने सार को समायोजित किया। जब अर्जुन देव ने प्रशांत को लापरवाही से हथेली पर प्रहार करते देखा तो वो प्रशांत द्वारा विकसित की जाने वाली साधना तकनीक के बारे में और भी अधिक उत्सुक होने से नहीं रह सके।
प्रशांत ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, आप उसी पीढ़ी के पहले हैं जिन्होंने मुझे एक मुक्के से वापस मार दिया। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया, तुम्हारा क्या मतलब है, बुरा नहीं है? मैंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आपकी शांत अभिव्यक्ति को देखते हुए आपने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत का केवल 20% उपयोग किया। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए समझाया, विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये सिर्फ इतना है कि मैं जिस खेती की तकनीक विकसित करता हूं वो काफी खास है। भले ही आप मुझे मौत के कगार पर पीट दें, फिर भी मैं इस शांत अभिव्यक्ति को बनाए रखूंगा। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस व्यक्ति के शब्द वास्तव में मजेदार थे। वो काफी व्यापक विचारों वाला था, जो अर्जुन देव के स्वभाव के अनुकूल था। हालांकि ये साधना तकनीक वास्तव में अजीब है। किसी की ताकत का 20% उपयोग करने और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से पूरी तरह से अलग आभा और शक्ति प्राप्त होगी। थकावट भी अलग होगी। कोई भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग तुरंत नहीं करेगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका सार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अचानक अर्जुन देव के मन में एक अजीब सा विचार आया। प्रशांत की पूरी ताकत तब तक रह सकती है जब तक अर्जुन देव की 20% ताकत है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो दूसरे पक्ष की खेती की तकनीक बेहद भयावह होगी। प्रशांत ने आगे कहा, आपकी ताकत आवश्यकताओं को पूरा करती है। निमंत्रण ना लेना उनकी गलती थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आप किस देश से संबंधित हैं? आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, मैं महान किन राष्ट्र का अर्जुन देव हूं। मेरे पास अभी कोई संप्रदाय नहीं है। प्रशांत ने अर्जुन देव का नाम बुदबुदाया। उसे ये परिचित लगता था, लेकिन निश्चित रूप से वो याद नहीं कर सकता था कि वो कहाँ से आया था। भाई अर्जुन देव, ये कैसा है? अगले महीने की 17 तारीख को यदि आपके पास समय है तो क्लियर स्प्रिंग इन के पिछवाड़े में जाएं। मुझे विश्वास है कि आपको रुचि होगी। मेरे पास आपके लिए एक सिफारिश है। स्प्रिंग इन, क्या ये वही सराय है जहां शर्मिला है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत और शर्मिला एक ही चीज के लिए यहां आए हों? अर्जुन देव ने इस विचार को फिलहाल के लिए एक तरफ रख दिया और अपना सिर उठाया। जब उन्होंने गंभीर प्रशांत को देखा तो उन्होंने कुछ संदेह के साथ कहा, जिसके बारे में बात करते हुए ये हमारी पहली मुलाकात लगती है। क्या इतना उत्साहित होने की जरूरत है? प्रशांत ने हंसते हुए कहा, क्या आपको डर है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा? वो सही है। इसे इस तरह से कहते हैं, अगले महीने की 17 तारीख को मैं आपको आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। यदि आप इच्छुक हैं तो बस आने के लिए कुछ समय निकाल लें। मैं वादा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अच्छा ठीक है, वे टाइगर कबीले के सदस्य शायद बाद में आप पर घात लगाएंगे। उन पर आसानी से जाना याद रखना। हल्की छलांग लगाते हुए प्रशांत रेस्टोरेंट में लौट गए। अर्जुन देव देर तक नहीं रुके और शहर की सबसे बड़ी दुकान की ओर बढ़ते रहे। रेस्टोरेंट में एक चांदी के बालों वाली महिला खिड़की के बगल में एक मेज के फ्रंट में खड़ी होकर अर्जुन देव की पीठ को सोच विचार से देख रही थी। चांदी के बालों वाली महिला का चेहरा सुंदर था, मानो वो एक परी हो जो नरवर मंडल में गिर गई हो। उसका स्वभाव अलौकिक था, लेकिन उसकी चांदी की आंखों में भावना का जरा भी संकेत नहीं था, जो बेहद ठंडी दिखाई दे रही थीं। जब उसने प्रशांत को देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, जिमू, वो व्यक्ति कौन है? वो किस संप्रदाय से है? प्रशांत ने जब चांदी के बालों वाली महिला के चिंतित भाव को देखा तो वो हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने चांदी के बालों वाली महिला को एक मानव कृषक के बारे में इतना चिंतित देखा था। शिन्या, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? चांदी के बालों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता है जिसे मैं जानता हूं, हालांकि उनका लुक बिल्कुल अलग है। प्रशांत ने सिर हिलाया और कहा, वो अर्जुन देव हैं। उसकी ताकत काफी अच्छी है, हालांकि वो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जब चांदी के बालों वाली महिला ने यह सुना तो उसे कुछ निराशा हुई। उसने धीरे से कहा, ओह, ऐसा लगता है कि मुझे गलत व्यक्ति मिल गया है। मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं उसका उपनाम ये है। शहर में कई दुकानें थीं जो कल्टीवेटर का सामान बेचने में माहिर थीं। अर्जुन देव सबसे बड़ी दुकान के सामने रुक गया। दुकान सरल और अलंकृत थी। ये एक राजसी लकड़ी की इमारत थी। बहुत से लोग आते जाते थे। ये बहुत जीवंत था। दरवाजे के ऊपर सुनहरे साइन बोर्ड पर फ्लोइंग विंड पवेलियन लिखा हुआ था। अर्जुन देव भीड़ का पीछा करते हुए अंदर घुस गए। दुकान बहुत बड़ी थी। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। पहली मंजिल के हॉल में हर तरह का सामान था। स्पिरिट वेपन्स के लिए एक काउंटर था। सभी प्रकार के स्पिरिट हथियारों से भरी लकड़ी की अलमारियों की पंक्तियां थीं। स्पिरिट वेपन्स के रैंक भी वहां थे। यहां तक कि कई 100 गहन रैंक वाले स्पिरिट हथियार और उससे ऊपर भी थे।
स्पिरिट वेपन्स के काउंटर के बगल में सभी प्रकार के युद्ध कवच के लिए अलमारियां थीं। स्पिरिट वेपन्स और बैटल आर्मर की अलमारियों ने हथियारों के लिए एक गोलाकार क्षेत्र का गठन किया। हथियारों के लिए गोलाकार क्षेत्र हॉल के केंद्र में था। दीवारों के साथ अलमारियों में सभी प्रकार की स्पिरिट पिल्स और जड़ी बूटियां थीं। साथ ही अलग अलग उम्र की लिंगजी भी थीं। पूरी व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक थी। जब अर्जुन देव वहां खड़े थे तो उन्हें लगा कि वो अपने पिछले जन्म में किसी सुपरमार्केट में है। हालांकि ये एक आधुनिक सुपरमार्केट से अधिक प्राचीन था, ये अधिक स्वाभाविक था। ये युवा नायक, क्या आप स्पिरिट हथियार, युद्ध कवच या कस्टम निर्मित हथियारों की तलाश कर रहे हैं? हमारी दुकान प्राचीन उजाड़ भूमि में स्वर्गीय शिल्प मनोर के कुछ भागीदारों में से एक है। हम आपके किसी भी अनुरोध को पूरा कर सकते हैं। जब इस नौकर ने स्वर्गीय शिल्प मनोर के बारे में बात की तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हेवनली क्राफ्ट मनोर के साथ काम करने में सक्षम होना कुछ अविश्वसनीय बात है। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूं, मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। क्या बहता हुआ मंडप इसे स्वीकार करेगा? नौकर के चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली। उन्होंने कहा, बेशक हम करेंगे। वहां सीढ़ियां ऊपर चढ़ें। दूसरी मंजिल पर ट्रेजर पवेलियन से गुजरने के बाद आप तीसरी मंजिल तक जाएंगे। वस्तुओं का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए वहां एक पेशेवर मूल्यांकक है। मैं गारंटी देता हूं कि युवा नायक को नुकसान नहीं होगा। ट्रेजर पवेलियन में बहुत कम लोग थे। ये हॉल से आधे से भी कम था। अर्जुन देव ने एक नज़र डाली और मोटे तौर पर समझ गए कि क्या हो रहा है। इस ट्रेजर पवेलियन ने मूल रूप से सभी प्रकार की कल्टीवेशन की तकनीक और मार्शल तकनीक बेची थी। कुछ घरे ग्रेड सीक्रेट खजाने, कुछ दुर्लभ औषधीय गोलियां और सभी प्रकार के उच्च रैंक के अयस्क भी थे। वे सभी बहुत महंगे थे, इसलिए यह समझ में आता था कि मार्शल आर्टिस्टों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उन्हें खरीद सकता था। अर्जुन देव आगे बढ़ते रहे और बहते हुए मंडप की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी मंजिल की तुलना में तीसरी मंजिल पर और भी कम लोग थे। ये बहुत शांत भी था। पहली मंजिल की तरह कोई हलचल और शोर नहीं था। सभी चुपचाप इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। तुरंत एक नौकरानी उन्हें चाय परोसने के लिए आई। उसकी सेवा बहुत गहन थी। अर्जुन देव ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। फिर उसने नौकरानी से पूछा, मुझे अपनी बारी आने से पहले कितनी देर इंतजार करना होगा? नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा नायक, लेन देन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहता हुआ मंडप का मूल्यांकन कक्ष एक समय में केवल 3 ग्राहकों का मनोरंजन कर सकता है। कोई खजाने तो बहुत सहज हैं, कोई बहुत मुश्किल हैं। ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। अर्जुन देव ने इंतजार कर रहे लोगों की संख्या को देखा। इससे लग रहा था कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसलिए अर्जुन देव ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि वो काफी धैर्यवान था और विशेष रूप से ऊबा हुआ महसूस नहीं किया। दूसरी तरफ उसके बगल के लोग बेकार नहीं रह सके और बातें करने लगे। क्या तुमने सुना है, पवित्र अग्नि मनोर के 7वें बुजुर्ग किन फेंग ने लोगों को रक्त राक्षसों को मारने के लिए डेमन युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व किया। उन्होंने 3 आधे कदम मार्शल सम्राटों को खो दिया। शिखर उच्च रैंक रक्त राक्षस को, जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाई से मारने में कामयाबी हासिल की थी, छीन लिया गया। अचानक किसी ने डेमन युद्ध क्षेत्र के मामलों का जिक्र किया। होली फायर मनोर को दक्षिणी द्वीपों में एक प्रमुख शक्ति माना जाता है। होली फायर मनोर के बारे में सुनकर हॉल के अन्य लोगों को भी दिलचस्पी हो गई। एक पीले वस्त्रधारी किसान ने पूछा, ये कब हुआ? हमने इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं सुनी? हे, 1 हफ्ते पहले की खबर, निश्चित रूप से मैं इसे नहीं सुनूंगा। अभी ये केवल मोनोलिथ द्वीप और होली फायर आइलैंड के मुख्यालय होली फायर आइलैंड तक ही फैला है। मुझे लगता है कि इसे पूरे दक्षिणी द्वीपों में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हरे वस्त्रधारी किसान ने, जिसने पहले बात की, गर्व से कहा, कौन इतना शक्तिशाली है? 10-20 आधे कदम मार्शल सम्राटों की नाक के नीचे से रक्त राक्षस का डेमन कोर छीन लेने में सक्षम होने के लिए उसे कम से कम एक मार्शल सम्राट होना चाहिए। हरे वस्त्रधारी किसान ने जोर से हंसा और कहा, गलत, बहुत गलत। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? एक मार्शल सम्राट को शिखर उच्च रैंक रक्त राक्षस का डेमन कोर क्यों चाहिए होगा? उन्होंने अपनी चेतना के समुद्र को खोल लिया है। यदि वो इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो रक्त डेमन जनरल के डेमन कोर का उपयोग करेंगे। एक रक्त डेमन का डेमन कोर उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। तो ये एक शिखर आधे कदम मार्शल मोनार्क होना चाहिए जिसने इसे छीन लिया। संयोग से उन्हें अपनी चेतना के समुद्र को खोलने के लिए एक उच्च रैंक रक्त राक्षस के डेमन कोर की जरूरत थी।
हरे वस्त्रधारी किसान ने जारी रखा। फिर से गलत। जिस व्यक्ति ने उनका डेमन कोर छीन लिया वो सिर्फ एक अवर ग्रेड मार्शल किंग है। उसने न केवल डेमन कोर छीन लिया बल्कि उसने 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर और 3 आधे कदम मार्शल मोनार्क के शव भी छीन लिए। ये कैसे हो सकता है? एक अवर ग्रेड मार्शल किंग इतने सारे आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की नाक के नीचे ये सब कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। बगल के सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और संदिग्ध भाव प्रकट किए। उन्हें लगा कि हरे वस्त्र वाले किसान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हरे वस्त्र पहने किसान मंद मंद मुस्कुराया और खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। जल्द ही आप ये साबित करने में सक्षम होंगे कि मैंने जो कहा वो सच है या नहीं। ये विषय कुछ देर तक चलता रहा। फिर किसी ने एक नया विषय उठाया। प्राचीन उजाड़ टावर का परीक्षण फिर से शुरू होता दिख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कितने लोग प्रवेश करने के योग्य होंगे। इस बार शायद पहले की तुलना में अधिक लोग होंगे। इस पीढ़ी में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। महान जिन राष्ट्र के लिए 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता पर हावी रहना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। देवलोक महाद्वीप में महान जिन राष्ट्र में सबसे अधिक आत्मनसे हैं। केवल अधिक प्रतिभाएं होंगी। अन्य 4 देशों के लिए शीर्ष 10 पर कब्जा करना मुश्किल होगा। आइए प्रतीक्षा करें और प्राचीन उजाड़ टावर के परिणाम देखें। अगर कोई 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता है तो उसके पास मौका होगा। ये मुश्किल होगा। थंडर सम्राट के समय के लोगों के समूह के अलावा पिछले कुछ हजार वर्षों में कोई भी 7वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। अभी ये काश्तकारों के फलते फूलते युग की शुरुआत है। हमें कम से कम 10 साल और इंतजार करना होगा। प्राचीन उजाड़ टावर का परीक्षण शुरू होने वाला है। क्या इसका प्रशांत और शर्मिला के मामले से कोई लेना देना हो सकता है? अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। अर्जुन देव ने उस विषय में बहुत रुचि प्रकट की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। इसलिए उन्होंने इसके बारे में पूछने का फैसला किया। यंग हीरो, अब आपकी बारी है। इस समय एक आकर्षक युवा लड़की इत्मीनान से चली गई और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन देव अभी के लिए ही हार मान सकते हैं। हालांकि अब जब उसे प्राचीन उजाड़ टावर के सुराग पता चल गए हैं तो जब वो बाहर आएगा तो उसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। अर्जुन देव खड़े हुए और नौकरानी के पीछे पीछे सामने एक खजाने के निरीक्षण कक्ष में चले गए। जब पहले बोलने वाले हरे रंग के कृषक ने अर्जुन देव को अचानक खड़े होते देखा तो वो गहरी सोच में पड़ गया। इससे पहले जब अर्जुन देव वहां बैठे थे तो उनका ध्यान उनकी ओर नहीं जाता था। हालांकि जब कृषक ने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा तो वो सोचने लगा, वे सभी सफेद वस्त्र वाले काश्तकार हैं, अवर ग्रेड मार्शल किंग हैं और 20 से अधिक उम्र के नहीं हैं। दुर्भाग्य से मैं उनकी तलवार नहीं देखता। ये उनके स्थानिक अंगूठी में होना चाहिए। हरे कृषक ने मन ही मन सोचा, मुझे उसका बारीकी से अनुसरण करना चाहिए। यदि वो वास्तव में एक ब्लेड्समैन है तो ये बहुत संभावना है कि वो वह व्यक्ति है। खजाने के निरीक्षण कक्ष के अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव को प्रवेश करते देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बहते हुए पवन मंडप की बूढ़ी माँ हूँ। युवा महाशय, क्या आप कुछ बेच रहे हैं? इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने हॉल के केंद्र में यूनिवर्स रिंग की ओर इशारा किया और वस्तुओं का एक बड़ा ढेर बारिश की तरह गिर गया। जब शोर बंद हुआ तो हॉल में विविध वस्तुओं का 1 मीटर लंबा ढेर था। बूढ़ी माँ ने लगभग अपने मुंह में चाय थूक दी। बूढ़ी माँ ने कुछ मुश्किल से चाय निगल ली। उसकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी जब उन्होंने कहा, छोटे भाई, क्या आप यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हैं? मेरा फ्लोइंग विंड पवेलियन किस प्रकार का है, ये सोचने के लिए कि आप मुझे ब्रश करने के लिए सड़क के सामान के ढेर का उपयोग कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष ने ये नहीं सोचा था कि ये सभी वस्तुएं मूल्यवान थीं। उन्हें लगा कि अर्जुन देव यहाँ उनका मजाक उड़ाने आए हैं। अर्जुन देव शांति से बैठ गए और बोले, वे सड़क के माल हैं या नहीं, जब आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखकर कि अर्जुन देव कितने आत्मविश्वासी थे, सीनियर मारो संदिग्ध रूप से बैठने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। फिर उन्होंने लापरवाही से एक गोलियों की बोतल उठाई और उसे देखा। जब अर्जुन देव ने बोतल खोली तो एक खुशबू निकली। बूढ़ी माँ ने एक गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने कहा, यह रैंक 6 की औषधीय गोली है, एक पृथ्वी आत्मा गोली है। जब एक मार्शल संत के द्वारा सेवन किया जाता है तो ये उनकी खेती को काफी बढ़ा सकता है। ये 10,000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक है। जैसे ही वो बोल रहा था, उसने जल्दी से एक पीला गुप्त पंडुलिपि उठाई और उसे पढ़ा। ये एक निम्न ग्रेड की पृथ्वी रैंक वाली खेती तकनीक है। इसका उपयोग मार्शल किंग तक किया जा सकता है। ये 1 लाख अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक है। 10 निम्न ग्रेड अर्थ रैंक स्पिरिट वेपन्स भी हैं। ये 300 साल पुराना स्नो जिनसेंग है। ये एक बैटल आर्मर है।
ये एक उच्च ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक है और ये एक निम्न ग्रेड खजाना है। अर्जुन देव के प्रत्येक वाक्य के साथ सीनियर मारो की अभिव्यक्ति बदल गई। ये कैसे कुछ था जो एक सड़क के स्टॉल में पाया जा सकता था। उन्होंने वास्तव में इसे पहले भी गलत समझा था। यद्यपि प्रत्येक वस्तु का मूल्य शीर्ष पर नहीं था, लेकिन उनमें से एक भी उनकी रुचि को बिल्कुल नहीं बढ़ा सका। हालांकि मात्रा को देखते हुए उनमें से कम 1000 थे। जब एक साथ जोड़ा गया तो मूल्य चौंकाने वाला था। एक व्यक्ति पर इतनी सारी विविध वस्तुएं होने के साथ इस व्यक्ति ने या तो किसी मजबूत वंश को लूटा या कई उच्च रैंक वाले काश्तकारों को मार डाला। सीनियर मारो के विचार दौड़े। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव 20 साल का भी नहीं है, तो चाहे वो जो भी हो, इस युवक की शक्ति अथाह थी। वो उतना सरल नहीं था जितना वो दिखता था। सीनियर मारो अब अर्जुन देव को पहले की तरह देर नहीं कर रहे हैं। वो खड़े हुए और मुट्ठी भर सलामी दी। उन्होंने कहा, पहले अपराध के लिए क्षमा करें। इस बूढ़े आदमी ने इसे गलत समझ लिया। मुझे आशा है कि छोटा भाई इसे दिल पर नहीं लेगा। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, यह कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें जल्दी से मूल्यांकन करने में मेरी मदद करें। मैं केवल व्यवसाय करता हूं, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। अकेले इतनी सारी वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए सीनियर मारो पर भरोसा करना अवास्तविक था। सीनियर मारो ने एक नौकरानी को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। 1 घंटे बाद 10 युवा मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन कक्ष के पिछले दरवाजे से बाहर आ गए। सीनियर मारो ने समझाया, उन्हें दूसरी शाखा से स्थानांतरित किया गया था। चिंता न करें, उन्हें निचली दृष्टि से न देखें, क्योंकि वे युवा हैं। उन्हें आपकी वस्तुओं से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 2 घंटे बाद 10 मूल्यांकनकर्ताओं के समर्पित मूल्यांकन के तहत जंगल में विविध मूल्यांकन वस्तुओं का अंततः मूल्यांकन किया गया। अन्य शाखाओं के 10 मूल्यांकनों ने अपनी छुट्टी ले ली। अब मूल्यांकन हॉल में केवल अर्जुन देव और सीनियर मारूफ ही रह गए हैं। एक सूची पकड़े हुए सीनियर मारूफ कुछ थका हुआ लग रहा था। उन्होंने अर्जुन देव से कहा, छोटे भाई, एक बार देख लो, वे कुल 3 मिलियन अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक हैं। यदि मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में परिवर्तित किया जाता है तो ये 25,000 होगा। ये नियम है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अर्जुन देव ने सूची को देखा और संकेत दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक तथाकथित नियमों की बात है, अर्जुन देव उनके बारे में बहुत पहले से जानते थे। स्वाभाविक रूप से वो कुछ नहीं कहेंगे। सीनियर मारूफ धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा है, अपना प्राचीन उजाड़ दर्रा निकालो, हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे और स्पिरिट स्टोन्स तुरंत आपके हो जाएंगे। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वो दंग रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लेन देन के लिए एक प्राचीन उजाड़ दर्रे की आवश्यकता होगी। वो मदद नहीं कर सकता कि कुछ हद तक उदास महसूस कर रहा था। मैं अभी तक प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन करने नहीं गया हूं, क्या मैं लेन देन कर सकता हूं? वरिष्ठ मारूफ ने थोड़ा भौंई सिकोड़ ली, स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। ये युवक अभी अभी प्राचीन उजाड़ देश में आया था। उन्होंने प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए भी आवेदन नहीं किया था। ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये बूढ़ा आदमी आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है, लेकिन इतने बड़े लेन देन के लिए प्राचीन उजाड़ पास के बिना कर बहुत अधिक होंगे, वरिष्ठ मारूफ ने धीरे से समझाया। चूंकि ये सिर्फ पैसे की बात थी तो इसे हल करना आसान था। अर्जुन देव ने कहा, ये कैसा? मुझे 25,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की रसीद दें, मैं केवल 20,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? इस लेन देन में विविध वस्तुएं अर्जुन देव के लिए अतिरिक्त लाभ मानी जा सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कमाया है। बाद में प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन करना परेशानी भरा होगा। वरिष्ठ मारूफ समझ गया। वो जानता था कि अर्जुन देव इतने उदार क्यों थे। खजाने का ये ढेर दूसरों को मारने से प्राप्त हुआ होगा। अब वो एक चाल चलने की जल्दी में था। हालांकि वरिष्ठ मारूफ ने फिर भी अर्जुन देव को याद दिलाया, आपको इसके बारे में सोचना होगा। प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन करने में आपको आधे दिन से भी कम समय लगेगा। आप 5,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बचाने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। दोनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सीनियर मारूफ ने तुरंत अर्जुन देव को गिनने के लिए स्पिरिट स्टोन्स के बक्से निकाले। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से जांच करने के बाद अर्जुन देव ने पुष्टि की कि संख्याएं सही थीं। फिर उसने उन्हें अपनी यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया। इसके साथ ही अर्जुन देव की यूनिवर्स रिंग काफी खाली हो गई। अब उसके पास 1,50,000 से अधिक औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 1 मिलियन अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 100 अमूल्य सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। निरीक्षण कक्ष से निकलने के बाद अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि हरे रंग का कल्टीवेटर अभी तक नहीं गया था। इसके अलावा जब कल्टीवेटर ने अर्जुन देव को बाहर आते देखा तो उसकी पलकें झपकीं।
ये सही नहीं है। एक नियमित लेन देन में 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। तार्किक रूप से कहें तो उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए। अर्जुन देव ने देखा कि जिन काश्तकारों के साथ वो पहले बातचीत कर रहे थे वे पहले ही जा चुके थे। जो कुछ बचा था वो केवल ऐसे किसान थे जिनसे वो अपरिचित था। वो बोल्डर द्वीप की स्थिति के बारे में जानता है, उसे मुझ पर शक होना चाहिए। अर्जुन देव ने इस बात को ध्यान में रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। अर्जुन देव के बहते पवन मंडप से निकलने के कुछ समय बाद ही उनकी आध्यात्मिक भावना ने तुरंत उनके पीछे एक आकृति का पता लगाया। ये हरे रंग में वो कल्टीवेटर था। ये व्यक्ति एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। अगर वो मुझ पर चुपके से हमला करता है तो वो मेरे लिए खतरा पैदा करेगा। हालांकि चूंकि मैंने उस पर ध्यान दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संयोग से उसे प्राचीन उजाड़ टावर के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे पकड़कर उसके बारे में पूछ सकता हूं। ये सोचकर अर्जुन देव के होंठ एक आर्क में मुड़ गए। वो बिना किसी जल्दी के आगे बढ़ रहा था, ये दिखाते हुए कि उसे कुछ भी नहीं पता है। जल्द ही अर्जुन देव एक सुनसान गली में पहुंचे। जब उन्होंने आसपास के लोगों और उजाड़ वातावरण को देखा तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। ये वही जगह है। बैंग! ठीक इसी समय 4 क्रूर टाइगर रेस के कल्टीवेटर गली के दोनों ओर से कूद पड़े। वे लंबे और मजबूत थे और उन्होंने अर्जुन देव को चारों ओर से घेर लिया। वे 2 मीटर से अधिक लंबे थे, सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध कर रहे थे और एक बड़ी छाया डाल रहे थे। वे टाइगर रेस के कल्टीवेटर थे जिन्हें अर्जुन देव ने पहले नाराज किया था। टाइगर रेस का कल्टीवेटर जिसे प्रशांत ने पहले वापस मजबूर किया था, वो की मारने से भरा हुआ था। वो अर्जुन देव के पास गया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बच्चे, मैंने तुमसे पहले 2000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन सौंपने को कहा था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब मैं तुम्हारा एक पैर काट लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा क्या है। क्या ऐसा है? दुर्भाग्य से तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। प्रशांत सही थे। अपनी हथेली की एक फलक के साथ लूनर शैडो कृपाण तुरंत उसके हाथ में दिखाई दी। टाइगर रेस के 4 कल्टीवेटर सभी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थे। जब वे एक साथ काम करते थे तो वे काफी मजबूत थे। दुर्भाग्य से एक नज़र से स्पष्ट था कि ये लोग फील्ड रेस के मुख्य साधक नहीं थे। उन्होंने किसी भी मजबूत मार्शल तकनीक या कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। जब अर्जुन देव ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया तो उन्हें कोई मौका नहीं मिला। 15 मिनट के बाद टाइगर रेस के 4 साधक जमीन पर पड़े थे। वे बिना रुके कराह रहे थे। कभी कभी उनके शरीर पर विभिन्न आकारों के घावों पर बिजली चमक रही थी। प्रशांत के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन देव ने कोई भारी झटका नहीं दिया। हालांकि उनके घाव भयानक लग रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को घायल नहीं किया। उन्होंने उन्हें केवल एक सबक सिखाया, दफन हो जाओ। मैं केवल एक बार प्रशांत की बातों का पालन करूंगा, मुझे फिर से देखने ना दें। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को उसकी मयान में वापस लाया और ठंडे से सूंघा। टाइगर रेस के काश्तकारों को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वे जानते थे कि उन्होंने एक मेटल प्लेट को लात मारी है, इसलिए वे जल्दी से उठे और भाग गए। बुरा नहीं, क्या बढ़िया कृपाण तकनीक है। यहां तक कि 4 के खिलाफ 1 से लड़ते समय भी आप अभी भी भारी लाभ उठाने में सक्षम है। किसी समय हरे रंग का कल्टीवेटर पहले ही गली की दीवार पर खड़ा हुआ था। सूर्य की रोशनी उसकी पीठ से चमक रही थी, जिससे उसकी उपस्थिति अस्पष्ट हो गई। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया और कहा, इतनी लंबी समय तक मेरा अनुसरण करने के बाद आखिरकार आप इसे और अधिक सहन नहीं कर सके। हरे रंग के कल्टीवेटर ने अपने कंधे उचकाए। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि अर्जुन देव ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा, क्या आप 1 सप्ताह पहले बोल्डर द्वीप गए थे? अर्जुन देव ने सीधे हरे रंग के कल्टीवेटर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से पीक हाई रैंक के ब्लड डेमन के डेमन कोर को बाहर निकाला और कहा, तुम्हें ये चाहिए, है ना?